नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है DS एकेडमी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल। दोस्तों, ये हम लोगों का न्यू कोर्स है और हर एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो भारत और उसकी स्थिति के बारे में आज देखेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का लेसन फर्स्ट है इस कोर्स का। तो दोस्तों, इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि स्वरूप की व्याख्या करना, भूगोल के स्वरूप की व्याख्या करना। यह भूगोल के महत्व पर प्रकाश डालता है और एक विषय के रूप में भूगोल की प्रकृति का भी वर्णन करता है। यह ज्ञान को विस्तृत करने का प्रयास करता है और आधारभूत संकल्पनाओं के साथ साथ तकनीकी शब्दों की व्याख्या करता है जो भौगोलिक ज्ञान के घटक हैं। इसके अलावा अवधारणाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित व्यवहारों में विकसित करने का प्रयास करता है। और भूगोल का प्राचीनतम भूविज्ञान है, उसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में भी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है और इसका नींव जो है यूनानी विद्वानों के कार्यों में भी दिखाई देता है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान जो इरेटोस्थनीज थे, वो 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में किया था। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के धरातलीय सतहों का वर्णन करना होता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के धरातलीय सतहों का वर्णन करना और यह बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है। कैसे यह क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इस कोर्स में आप दैनिक जीवन में भूगोल के महत्व के बारे में सीख सकेंगे। यह अध्ययन आपको अपने स्थान के बारे में बड़ी रोचकता से समझने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को हर एक टॉपिक पे चर्चा की जाएगी और जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस कोर्स का उद्देश्य यह है कि इस कोर्स का अध्ययन करने के पश्चात आप लोगों को दैनिक जीवन में भूगोल की उपयोगिता बता सकेंगे। किसी को आप विषय के रूप में भूगोल के विकास का पता लगा सकेंगे। आप मानव वातावरण के संबंधों और उसके एक दूसरे पर प्रभाव को समझ सकेंगे। भूगोल के क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम की व्याख्या कर सकेंगे। भूगोल के विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों को समझ सकेंगे। तो भूगोल की विभिन्न शाखाओं और इसके विषय क्षेत्र को पहचान सकेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और उसकी स्थिति, ये लेसन हम लोगों का लेसन फर्स्ट है। इसमें हम लोग देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का आकार और स्थिति के व विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। भारत की स्थलीय और समुद्री तटीय सीमा के बारे में जानेंगे और कर्क रेखा, मानक समय, पड़ोसी देश व सीमा रेखा देखेंगे और प्रादेशिक जल सीमा देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो आकार की अगर बात करें, भारत का आकार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। इसको 7वां स्थान प्राप्त है। भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में, वो 7वां स्थान है। और कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत है। तो दोस्तों, पूरे विश्व का 2.4% भारत है। और स्थिति के बारे में अगर बात करें हम, तो स्थिति के बारे में अगर बात करें तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है भारत और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अक्षांशीय और देशांतरीय जानते होंगे। अगर आप लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को नहीं जानते
तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो ये लाइन है, इस लाइन को लेटीट्यूड कहा जाता है, इस लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जो ये लेटी हुई लाइनें हैं इनको अक्षांशीय कहते हैं। तो इसके ऊपर जो भारत दिख रहा है तो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो विस्तार के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का विस्तार है। और देशांतरीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। उत्तर से दक्षिण छोर की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम छोर की लंबाई कुल 2933 किलोमीटर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर बात करें तो 8.4 से लेके 37.6 अक्षांश तक भारत है स्थित और 25 देशांतर तक भारत स्थित है। दोस्तों, अगर देखा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो कन्याकुमारी है। और अगर देखा जाए उत्तरी छोर तो वहाँ पे इंदिरा कॉल है। और देखा जाए पूर्वी छोर, तो पूर्वी छोर जो है यहाँ पे किबिथु है। और पश्चिमी छोर देखा जाए तो यहाँ पे गुहर मोती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि स्थलीय सीमा का जो छोर है, दक्षिणी छोर वो है कन्याकुमारी और उत्तरी छोर जो है वो है इंदिरा कॉल और पूर्वी छोर जो है किबिथु है और पश्चिमी छोर जो है गुहर मोती है। अगर द्वीप समूह को लेकर अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो उत्तर से दक्षिण छोर की कुल लंबाई 3214 है। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, ये जो लंबाई है यहाँ से कुल 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई अगर देख ली जाए, पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई तो 2933 किलोमीटर है। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो आगे देखते हैं दोस्तों। एक बात यहाँ बताना कि जो ये बीच वाली रेखा है 0 डिग्री पे, ये विषुवत रेखा है और 23.5 डिग्री जो है ऊपर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है। अभी मैं आप लोगों को बताया। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर वो द्वीपों से लेके पूछा जाए तब इंदिरा पॉइंट है। अगर आपको स्थलीय सीमा का दक्षिणी पूछ लिया जाता है तो वहाँ कन्याकुमारी होता है। भारत का सबसे पूर्वी छोर जो है किबिथु है और भारत का अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। और भारत का सबसे पश्चिमी छोर जो है गुहर मोती है जो गुजरात में है। तो आगे देखते हैं। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर बात करें, भारत में कुल 28 राज्य व 9 केंद्र शासित राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे
बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार है। इसमें कुल 572 जो अंडमान निकोबार है, ये 572 इसमें कुल द्वीप हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो दोस्तों, तेलंगाना की अगर बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का जो है 28वां राज्य बना, 29वां राज्य बना और अभी जल्द ही संशोधन करके एक कम कर दिया गया और 2 जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और पुडुचेरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में स्थित है। इसका विस्तार 3 राज्यों में स्थित है। पुडुचेरी जो है तमिलनाडु में है और कराईकल जो है तमिलनाडु में है, यनम जो है आंध्र प्रदेश में और माहे जो है केरल में स्थित है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये है पुडुचेरी। तो आगे देखते हैं भारत की स्थलीय और तटीय सीमा। भारत की स्थलीय और सीमा की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 15,200 है, 15,200 किलोमीटर है। और भारत के समुद्र तटीय सीमा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के सहित कुल बात करें अगर तो 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 और भारत के समुद्र तटीय सीमा की लंबाई अगर अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के सहित की कुल बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या जो है 9 है और गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबी है, यहाँ पे देखिए सबसे लंबी है। तो दोस्तों, कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो जिससे कर्क रेखा गुजरती है। भारत एक मानक समय की अगर बात करें हम तो भारत के मानक समय जो है, जो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है मानक समय। ये मानक समय क्या होता है, इसको किसी न किसी देश का एक ऐसा जगह होता है जहाँ से अनुमानित लगाया जाता है कि यहाँ से समय ज्ञात किया जाता है, उसको मानक समय कहा जाता है। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है IST है और ग्रीनविच मीन टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और द्वीप समूह की अगर बात करें, ये तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे एक पार्ट में, द्वीप का अलग से एक कोर्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे सरसरी निगाहों से देख लें कि अंडमान और निकोबार जो है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार है। ये ऊपर ये देख लीजिए, ये अंडमान और निकोबार है।
तो दोस्तों यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं, अभी आपको बताया गया था। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और लक्षद्वीप की अगर बात करें, यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, ये अरब सागर में स्थित है। इसके अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं और लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारत की स्थलीय और तटीय सीमा की अगर बात हम लोग किए हैं तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश व उनसे लगी सीमाओं के बारे में अगर बात करें तो सबसे अधिक जो सीमा लगी है हम लोग की, भारत की सीमा जो है सबसे अधिक साझा करती है वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश है जिसकी सीमा 4096.7 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है भारत के साथ में। और इनसे सटे जो भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और चीन की अगर बात करें तो चीन दूसरे नंबर पे आता है, 3488 किलोमीटर जो ये इसकी सीमा जो है लगती है, 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य जो हैं भारत के, ये सब चीन की सीमा से साझा करते हैं। और नेपाल की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है, 1751 किलोमीटर ये साझा करता है भारत के साथ में। और इससे सटे जो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, 3323 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है भारत के साथ में। और इसके साथ में जो राज्य लगे हैं जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है। और म्यांमार की अगर बात करें तो 1643 किलोमीटर जो है म्यांमार साझा करता है भारत के साथ में। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये राज्य जो हैं म्यांमार के साथ साझा करते हैं अपनी। भूटान की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर जो है भूटान साझा करता है अपनी सीमा। और इसके साथ में जो राज्य हैं सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। और अफ़गानिस्तान जो है अफ़गानिस्तान है जो 106 किलोमीटर अपना साझा करता है। जम्मू कश्मीर POK जो है वहाँ पे ये सीमा साझा करता है। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जितने भी देश हैं वो पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान, ये देख लीजिए पाकिस्तान इतना सीमा साझा कर रहा है, चौथे स्थान पे है। सबसे अधिक यहाँ पे देखिए बांग्लादेश जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश सबसे अधिक साझा करता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये हम लोग की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जो हमारे 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश है। और यहाँ पे देख लीजिए म्यांमार, ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया और ये चीन हो गया। इतना आपको पता। ये देखिए पड़ोसी देश में ये आता है, लेकिन जो सीमा साझा करने की बात है यहाँ पे जो है श्रीलंका साझा नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में एक जो है आदम ब्रिज है, मन्नार की खाड़ी है। तो देखते हैं आगे। जो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो रेखा खींची गई है, ये भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। ये आपको नोट में याद करना होगा। और जो रेड क्लिफ रेखा है भारत व पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया है। चूँकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उन भारत बांग्लादेश सीमा का भी निर्धारण भी रेड क्लिफ रेखा से ही होता है। तो दोस्तों हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और एक बांग्लादेश और भारत के बीच में भी
रेडक्लिफ रेखा है। तो 1947 में इस रेखा का जो खींचे थे वो थे सर रेडक्लिफ। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो भारत व चीन के बीच सीमा रेखा है ये। इस सीमा का रेखा का निर्धारण जो है 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। भारत और चीन के बीच में जो ये सीमा है, ये रेखा है, इसको सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में खींचा गया। और डुरंड रेखा की बात करें तो भारत अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डुरंड द्वारा किया गया था। चूँकि उस समय भारत का व पाकिस्तान एक थे, इसीलिए वर्तमान में पाकिस्तान व और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण इसी से होता है। तो दोस्तों ये जो रेखा आपको दिख रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये डुरंड रेखा है। पहले पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ये रेखा थी, डुरंड रेखा। तो आगे देखते हैं भारत की प्रादेशिक जल या समुद्री सीमा। दोस्तों हम लोग भारत की प्रादेशिक जल सीमा देखेंगे तो भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक है। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत में पूर्णतः अधिकार है। जो ये आपको दिख रहा है 12 नॉटिकल मील भारतीय सीमा से, यहाँ पे भारत का पूर्णतः अधिकार होता है। जो नॉटिकल मील है दोस्तों, समुद्र को मापने की इकाई होती है। ठीक, नॉटिकल होता है ये समुद्र मापने की इकाई होती है। दोस्तों अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, दूसरा आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसकी दूरी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से 24 नॉटिकल मील तक भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से देखिए ये जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें अगर, तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक ये फैला हुआ है। उच्च सागर की अगर बात करें, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, सभी देशों का समान अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर के विस्तार। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज, ये भाग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सी यू।